हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है आज संडे है और संडे को हम करते हैं प्रैक्टिस। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हेल्थ साइंस का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्वास्थ्य के बारे में, साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, जिसमें हमने ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियो एक्टिव प्रदूषण देखा था। साथ ही साथ हमने जल के बारे में भी चर्चा किया था। श्रमवातन पर हमारी चर्चा हुई थी और हमने प्राथमिक चिकित्सा पर चर्चा कर लिया था। तो उन्हीं सभी टॉपिकों से मिक्स आपको आज क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नए लगे उन्हें नोट डाउन जरूर कीजिएगा और लास्ट में काउंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाइजीन शब्द किस शब्द से लिया गया है? मिस्र से लिया गया है, हिंदी से लिया गया है, अंग्रेजी से लिया गया है या फिर यूनानी से लिया गया है? तो जो ये हाइजीन शब्द है, ये हाइजीन शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनानी भाषा यानी कि हाइजिया से। तो यूनानी भाषा में हाइजीन का अर्थ होता है स्वास्थ्य की देवी। हम हाइजिया को क्या कहते हैं? हाइजिया को बोलते हैं स्वास्थ्य की देवी। तो ये जो हाइजीन शब्द है किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? यानी कि अगर आपको व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो आपको क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? सबसे पहले विश्राम एवं निद्रा, व्यायाम, मादक वस्तुओं से बचना, उपरोक्त सभी। तो हमें पता है कि अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें विश्राम और निद्रा की आवश्यकता है, हमें व्यायाम करना चाहिए, साथ ही साथ मादक वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें समय से स्नान करना चाहिए, भोजन समय पर करना चाहिए, संतुलित पौष्टिक भोजन करना चाहिए। तो इन सारी बातों को भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बनिक यौगिक के जलने से कौन सी गैस बनती है? अगर कोई कार्बनिक यौगिक जलता है तो उससे कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, नाइट्रोजन गैस बनती है या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक जल रहा है तो उससे कौन सी गैस निकलती है। तो कार्बनिक यौगिक के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसका फॉर्मूला है CO2। ध्यान रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं। ये जो पौधे होते हैं, हमने देखा था ना वायु प्रदूषण में कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो आपने देखा था कि कल कारखानों को बस्तियों से दूर रखना चाहिए। हमने उसी में देखा था कि इसके उपाय के लिए हमें पेड़ पौधों को लगाना आवश्यक है। अब ये पेड़ पौधे लगाना क्यों आवश्यक है? कैसे करते हैं ये शुद्धिकरण? क्या नाइट्रोजन के द्वारा करते हैं, ऑक्सीजन के द्वारा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा करते हैं या फिर पानी के द्वारा करते हैं? तो आपको पता है कि ये जो पौधे होते हैं, पौधे ऑक्सीजन के द्वारा वायु का शुद्धिकरण करते हैं। हम मानव कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसके विपरीत जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन से ही क्या होता है?
वायु का शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अर्थ केवल शरीर में रोग या निर्बलता का अभाव नहीं है, बल्कि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो। ये परिभाषा किसने दी है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति है वो सिर्फ रोग मुक्त है, सिर्फ रोग मुक्त है और जो है वो निर्बल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वस्थ है। स्वस्थ होने के लिए व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, साथ ही साथ आपने आध्यात्मिक का भी नाम सुना था, तो पूर्ण रूप से उसे स्वस्थ होना चाहिए। ये परिभाषा दी है अरस्तु ने, WHO ने, मैकाइवर एवं पेज ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो परिभाषा दी है आपके WHO ने। लेकिन ज़रा एक बार आप बताइएगा कि जो ये अरस्तु हैं, अरस्तु ने कौन सी परिभाषा स्वास्थ्य के रिगार्डिंग दी है? ठीक, तो ये आप बताएंगे। अरस्तु की परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, हमने अपनी क्लास में इसका कई बार जिक्र किया था। अगला है, सर्वप्रथम विद्यालय स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की गई। सबसे पहले विद्यालय स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? राजस्थान में की गई, उड़ीसा में की गई, बड़ौदा में की गई या फिर उत्तर प्रदेश में की गई। तो जो विद्यालय स्वास्थ्य है, विद्यालय स्वास्थ्य की सबसे पहले शुरुआत की गई थी, वो की गई थी बड़ौदा में। कब की गई थी? तो 1909 में। यहाँ पर तब केवल स्वास्थ्य की जांच की जाती थी। जब 1909 में विद्यालय स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत हुई थी बड़ौदा में, तो उस समय पर यहाँ केवल स्वास्थ्य की जांच की जाती थी। ये टाइम पीरियड भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निवारण कानून लागू किया गया। कब लागू किया गया? ये जो वायु प्रदूषण निवारण कानून है, ये केंद्र सरकार द्वारा कब लागू किया गया? क्या ये 1910 में हुआ, 1981 में हुआ, 1990 में हुआ या फिर 1830 में हुआ? तो यहाँ से आप तो 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पहला कि वायु प्रदूषण निवारण कानून किसके द्वारा लागू हुआ? तो केंद्रीय सरकार के द्वारा हुआ। कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1981 में। या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण निवारण कानून 1981 में किसके द्वारा लागू किया गया? किसके द्वारा किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक ... आबादी वाले गांव में एक जन स्वास्थ्य रक्षक होता है। आपको बताना है कितनी आबादी वाले गांव में एक जन स्वास्थ्य रक्षक होता है। क्या 5,000 की आबादी पर, 8,000 की आबादी पर, 1,000 की आबादी पर या फिर 10,000 की आबादी पर? तो प्रत्येक 1,000 आबादी वाले गांव में एक जन स्वास्थ्य रक्षक होता है। इसे नोट डाउन कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया? मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, सोरोकिन के अनुसार, अरस्तु के अनुसार या फिर रॉस के अनुसार? किसने कहा कि पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? इसको शायद हमने अपने क्लास में भी जिक्र किया था। तो ऐसा मानना था किसका? रॉस का। रॉस कहते हैं कि रॉस के अनुसार पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं वो बना सकता हूँ। ये कथन है किसका? अरस्तु का है, रॉस का है, हरलॉक का है या फिर वाटसन का है? तो आप सभी को पता है कि जब हमने वातावरण के बारे में पढ़ा था, तो जो
अब वाटसन महोदय थे। वाटसन महोदय वातावरण से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कहा, आप मुझे कोई नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूँ, चाहे डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, चोर, सिपाही, जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? अरस्तु के द्वारा दी गई, वाटसन के द्वारा दी गई, जॉनसन के द्वारा दी गई या फिर हरलॉक के द्वारा दी गई? तो ये हमने कई बार जिक्र किया था, ये कहा था अरस्तु ने। अरस्तु का कथन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। ठीक, तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपसे बार बार पूछी जाती हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा, कहीं पर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में कितना जल कम हो जाने पर मृत्यु हो सकती है? 20%, 40%, 50%, 80%? तो शरीर में अगर 20% जल की कमी हो गई है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक। साथ ही साथ आप मुझे ये बताइएगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्म जलवायु वाले इलाके में जल का अधिक निष्कासन किस रूप में होता है? गर्म वायु के रूप में, मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा या फिर पसीने के द्वारा? तो गर्म जलवायु वाले इलाके में जो व्यक्ति होते हैं उनमें जल का अधिक निष्कासन जो होता है वो होता है पसीने के रूप में। कैसे होता है? तो पसीने के रूप में होता है। जरा एक बार बताइएगा कि पसीने के रूप में हम पर डे कितना जल निष्कासित करते हैं? साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो मलमूत्र के द्वारा भी बता दीजिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, किस रसायन शास्त्री ने ये खोजा कि जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के मिश्रण से बनता है? किसका ऐसा मानना था कि जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण से बनता है? हंक ने ऐसा बोला, कैविडिस ने बोला, लेवाइजर ने बोला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है जो कैविडिस महोदय थे उन्होंने बताया कि जो जल है ये हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु के मिश्रण से बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जल का सूत्र क्या है? H2O। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है। आपको बताना है कि जल प्राप्ति का प्रमुख साधन या प्रमुख स्रोत क्या है? झील है, तालाब है, समुद्र है, नदियां हैं? तो जल प्राप्ति का जो प्रमुख साधन है, मुख्य साधन है हमारा समुद्र। अब समुद्र से जो हमें जल प्राप्त होता है वर्षा के द्वारा, वर्षा से जो जल प्राप्त होता है वो एक होता है बहता हुआ जल और एक होता है भूमि द्वारा अवशोषित जल। तो जो बहता हुआ जल है उसमें आपके झील का जल, तालाब का जल और नदियों का जल आता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। जल में घुलित अशुद्धियां हैं, जल में घुलने वाली अशुद्धियां कौन कौन सी हैं? क्या लोहा है, क्या मिट्टी है, मैग्नीशियम है या फिर इनमें से कोई नहीं? घुलित का मतलब जिनको जल अपने अंदर घोल लेता है। क्या लोहे को घोल लेता है, मिट्टी को घोल लेता है या फिर मैग्नीशियम को? तो जल में घुलित अशुद्धियां मैग्नीशियम होती हैं। क्या होती हैं? मैग्नीशियम होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की क्रिया से कितना जल प्राप्त होता है? आपने देखा था कि हम शरीर में जल को किन किन माध्यमों से लेते हैं। एक हमने देखा था तरल के रूप में, दूसरा हमने देखा था ठोस के रूप में और तीसरा हमने देखा था ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा। तो आपको बताना है कि ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा आप कितना जल प्राप्त करते हैं। पहला है
1.07 ग्राम, 0.6 ग्राम, 0.41 ग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 0.6 ग्राम जल हमें प्राप्त होता है। और ये जो 1.07 है ये हमें फैट से प्राप्त होता है। और प्रोटीन से हमें कितना जल प्राप्त होता है? तो प्रोटीन से हमें 0.41 ग्राम जल प्राप्त होता है। ठीक, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अगला है, अंडे में जल का प्रतिशत होता है कितना प्रतिशत? 50% होता है, 75% होता है, 90% होता है या फिर 25% होता है। तो जो अंडा है, अंडे से हमें कितना जल प्राप्त होता है? अंडे से हमें 75% जल प्राप्त होता है। वहीं अगर हम बात करें तो जो फल और सब्जियां हैं, फल और सब्जियों से हमें 75 से 80% मिलता है। और अनाज से हम 8 से 20% जो है जल ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, त्वचा के द्वारा जल का निष्कासन होता है। त्वचा के द्वारा जल का निष्कासन कितना होता है? 100 ml होता है, 300 ml होता है, 500 ml होता है या फिर 1.5 लीटर होता है। तो त्वचा के द्वारा एक दिन में जल की कितनी मात्रा निष्कासित होती है? तो वो होती है 500 ml। मल के द्वारा 100 ml और 300 ml जो है वो होता है फेफड़ों के द्वारा। और साथ ही साथ लास्ट में हम देखेंगे जो 1.5 लीटर है ये मूत्र द्वारा निष्कासित होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन चयापचयी क्रियाओं से जल प्राप्त करता है। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है वो पर डे चयापचयी क्रियाओं से कितना जल प्राप्त करता है? 500 से 600 ग्राम, 300 से 400 ग्राम, 100 से 200 ग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है वो चयापचयी क्रियाओं के द्वारा 300 से 400 ग्राम जल पर डे क्या करता है? पर डे जल प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाह्य कोशिका द्रव्य में जल की मात्रा पाई जाती है। जो बाह्य कोशिका द्रव्य है उसमें जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 50% पाई जाती है, 17% पाई जाती है, 4% पाई जाती है या फिर 7% पाई जाती है। तो बाह्य कोशिका द्रव्य में जो जल की मात्रा है वो पाई जाती है 17%। कितना पाई जाती है? तो वो 17% पाई जाती है, 50 पाई जाती है अंतः कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ठीक, आपको बताना है कि 4 और 7% किस में पाया जाता है। वैसे हमने जिक्र किया था 5 का, तो पांचों के द्वारा कितना कितना जल प्राप्त किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जब शरीर द्वारा ली गई जल की मात्रा निकाली गई जल की मात्रा से अधिक होती है तो किस प्रकार का जल संतुलन कहलाता है? यानी कि जब आपके शरीर द्वारा जो जल की मात्रा निकाली गई जल की मात्रा से अधिक है तो आप उसे किस प्रकार का संतुलन कहेंगे? वैसे आपने 2 प्रकार का संतुलन देखा था, धनात्मक और ऋणात्मक। अब आपको बताना है कि किस प्रकार का ये संतुलन होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब शरीर द्वारा ली गई जल की मात्रा निकाली गई जल की मात्रा से अधिक होता है तो इसे हम कौन सा? तो इसे हम धनात्मक कहेंगे। यानी कि जब आपने लिया ज़्यादा, मतलब लिया ज़्यादा और निकाला कम, तो ये धनात्मक था। और जब आपने लिया कम और निकाला ज़्यादा तो ये ऋणात्मक है। ठीक, दोनों को समझिएगा। धनात्मक में आप क्या करेंगे? जल अधिक लेंगे और निकालेंगे कम। लेकिन ऋणात्मक में जल आप अधिक कम लेंगे और निकालेंगे अधिक। तो इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग है। अशुद्ध जल से
कौन सा रोग फैलता है? ठीक, चेचक फैलता है, डिप्थीरिया फैलता है, पेचिस फैलता है या फिर खसरा फैलता है। तो अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग पेचिस के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो पेचिस है वो अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग है। लेकिन अगर बात करें चेचक, डिप्थीरिया और खसरा की, तो ये अशुद्ध वायु से फैलने वाला रोग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अशुद्ध वायु से फैलने वाला रोग है। जो अशुद्ध वायु से फैलने वाला रोग है क्या है? हैजा है, अतिसार है, टाइफाइड है या फिर कर्ड फेर है। तो ये जो हैजा है, अतिसार है, टाइफाइड है, ये अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग हैं। और ये हैजा तो आपसे पिछली बार ही पूछा गया था। यहाँ पर राइट आंसर होगा कर्ड फेर। कर्ड फेर क्या है? तो ये अशुद्ध वायु से फैलने वाला रोग है। अगली चर्चा हम करते हैं, यानी कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है जल शुद्धिकरण की यांत्रिक विधि क्या है? आपने जल की अशुद्धियां पढ़ी थी, अशुद्ध जल को शुद्ध करने के उपाय भी देखे थे। तो उसमें हमने 3 विधियों की चर्चा की थी। एक था यांत्रिक, दूसरा था भौतिक, तीसरा था रासायनिक। तो हमने जो यांत्रिक विधि की चर्चा की थी वो कौन सी थी? क्या वो आशवन विधि थी, उबाल कर थी, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा थी या फिर फिल्टर बैंड द्वारा थी? तो जो अशुद्ध जल को शुद्ध करने की यांत्रिक विधि थी उसमें हमने फिल्टर बैंड के द्वारा देखा था। साथ ही साथ हम इसे 4 घड़ों की घड़ौचा विधि भी कहते हैं। इसमें हम करते क्या हैं? तो इसमें एक स्टैंड के सहारे 4 घड़े रख देते हैं। पहले घड़े में गंदा पानी होता है, दूसरे में हम कंकड़ पत्थर कोयला डालते हैं, तीसरे में हम कंकड़ पत्थर डालते हैं और चौथे में हमें प्राप्त होता है शुद्ध जल। तो हम इसे कहते हैं 4 घड़ों की घड़ौचा विधि। हमने इसका जो पेज था वो भी आपको दिखाया था कि किस तरह से हम घड़े को रखकर जल को शुद्ध करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खसरा एक संक्रामक रोग है? हाँ जी है, हमें पता है, जो नामक विषाणु द्वारा फैलता है। बताना ये है कि ये किसके द्वारा फैलता है। क्या ये वेरियोला वायरस के द्वारा फैलता है, डर्मोटॉपिक द्वारा फैलता है, डिप्थीरिया द्वारा फैलता है या फिर बेसिलस द्वारा फैलता है? तो आपको पता है कि जो खसरा है ये एक संक्रामक रोग है जो कि डर्मोटॉपिक नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। बात करें वेरियोला वायरस की तो ये चेचक को फैलाता है, और ये जो बैसिलस है ये क्या है? ये है कालमेट ग्यूरिन, जो कि आपका इसका पूरा नाम है क्या होता है? कालमेट ग्यूरिन। ठीक, अगला है जो वो है कैप्टन ऑफ डेथ। कैप्टन ऑफ डेथ किसे कहते हैं या फिर को किसके नाम से जाना जाता है? क्या ये गलसुआ है, क्या ये क्षय रोग है, क्या ये खसरा है, क्या ये काली खांसी है? तो कैप्टन ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है क्षय रोग को। क्षय रोग, तपेदिक या फिर जिसे हम राजयक्षमा कहते हैं, ये सारे नाम तपेदिक के हैं या फिर टीबी। ठीक, तो ये क्या होते हैं? इसे हम कहते हैं कैप्टन ऑफ डेथ। अब काम आपका क्या है कि क्षय रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पेचिस रोग फैलाने वाले जीवाणु हैं, यानी कि किस जीवाणु के द्वारा पेचिस रोग फैलता है? क्या वो है बैसिलरी, एमीबाइड, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो पेचिस रोग है, ये पेचिस रोग इन दोनों के कारण फैलता है, बैसिलरी और एमीबाइड। ये 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं जो पेचिस रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, टाइफाइड दूषित जल से फैलने वाला रोग है ये, और जिसे कहते हैं, यानी कि जो ये टाइफाइड है इसके अन्य नाम आपको बताने हैं। कौन सा है? क्या वो मियादी बुखार है, क्या वो मोतीझरा है,
या फिर उपरोक्त दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूषित जल से फैलने वाला जो रोग हमारा टाइफाइड है, ये आपका इसे मियादी बुखार या मोतीझरा दोनों कहते हैं। साथ में आपको ध्यान ये रखना है कि ये किस रोगाणु के द्वारा फैलता है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा, नामक ये जो रोगाणु होते हैं इनके द्वारा ये रोग को फैलाने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। फेफड़ों की तपेदिक को ... भी कहा जाता है। जो फेफड़े की तपेदिक है उसको और क्या कहा जाता है? पर्टुसिस कहा जाता है, वैसिलस कहा जाता है, पल्मोनरी टीबी कहा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो फेफड़े के द्वारा जो फेफड़े की तपेदिक होती है उसे हम पल्मोनरी टीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम पल्मोनरी टीबी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तपेदिक फैलाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? किस जीवाणु के द्वारा ये तपेदिक फैलता है? पहला ऑप्शन दिया गया है होमोफिटस पर्टुसिस वैसिलस। अगला है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकिल वैसिलस, या फिर ये दोनों ही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जो तपेदिक है, तपेदिक को ही हम क्षय रोग, टीबी, अभी इससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन और कर लिया। तो इसके कई नाम हैं और इसको जो फैलाने वाला जीवाणु था हमने उस पर भी चर्चा किया। अब आपको ये बताना है कि हमें अब बात करना है तपेदिक फैलाने वाले जीवाणु को। इससे पहले हमने टाइफाइड के बारे में चर्चा किया था, राइट? तो आपको बताना है कि कौन सा है। तो जो ये टीबी फैलाने वाला जीवाणु है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकिल वैसिलस, ठीक? और ये जो आपको पहला दिया गया है ऑप्शन नंबर पहला, होमोफिटस पर्टुसिस वैसिलस, इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे होती है काली खांसी, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, चेचक फैलाने वाले विषाणु का नाम बताइए। जो चेचक फैलाने वाले विषाणु हैं कौन हैं? वेरियोला वायरस है, डर्मोटॉपिक है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता है डिप्थीरिया, ये तो डिप्थीरिया फैलाने वाला है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये डिप्थीरिया इससे होता है। अगर बात करें वेरियोला वायरस की, तो वेरियोला वायरस क्या है आपका? ये जो वेरियोला वायरस है ये आपको देखने को मिलेगा इससे चेचक। लेकिन अगर हम डर्मोटॉपिक की बात करें तो अभी हमने चर्चा किया था कि ये खसरा फैलाने का कार्य करता है। हम यहाँ चेचक की बात कर रहे हैं तो वो है वेरियोला वायरस आपका। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों व दांतों में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 6% पाया जाता है, 20% पाया जाता है, 4% पाया जाता है या फिर 7% पाया जाता है। तो जो अस्थियों और दांतों में जल की मात्रा है वो पाया जाता है 20%। हमारे दांतों और अस्थियों में कितना प्रतिशत जल होता है? तो वो होता है 20%। 6% हमारे ऊतकों में पाया जाता है और 7% पाया जाता है हमारे लसिका में, रक्त प्लाज्मा में 4% जल पाया जाता है। तो आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। और अभी इससे पहले मैंने कई क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया था बाह्य केंद्र में और अंतः केंद्र में कितना कितना जल पाया जाता है। एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तरल भोज्य पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो तरल भोज्य पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है? पहला है कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, दूसरा है लस्सी शरबत, तीसरा है अंडा और चौथा है चाय और दूध। तो आपको पता है कि तरल पदार्थ के अंतर्गत ये अंडा नहीं आता है। बाकी कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, लस्सी शरबत हो गया और चाय हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं
अंडा जो है ये हमारा ठोस पदार्थ में पाया जाता है। अभी अभी आपने देखा था कि अंडे में कितना प्रतिशत जल होता है, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अभी अभी हमने डिस्कस किया था। तो आपको यहाँ से दो चीज़ बताना है। पहला, अंडा कितना प्रतिशत जल लिए है या हमें अंडे से कितना प्रतिशत जल मिलता है। दूसरा ये कि एक आप किन्हीं दो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ का नाम बताएंगे। क्या करेंगे आप? करेंगे ये कि हमें दो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ का नाम बताएंगे। साथ ही साथ चाय और दूध में कौन कौन से, जैसे दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है और चाय में कौन सा ये नशीला पदार्थ पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लाल दवा का वैज्ञानिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हमने नोट डाउन नहीं किया होगा अपनी क्लास में तो एक बार नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि जो लाल दवा है, लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। हमने ये नोट डाउन नहीं किया था लेकिन समझा जरूर था। तो ये किस रोग के रोकथाम में सहायक है? कह सकते हैं कि जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है ये किस रोग के रोकथाम में सहायक है? तपेदिक के, हैजा के, दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात कर लेते हैं लाल दवा। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। और ये जो है हैजा रोग की रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये लाल दवा का उपयोग हम कहाँ कर रहे थे, किसमें आपने देखा था लाल दवा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल शुद्धिकरण के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट का, ब्लीचिंग पाउडर का, ये पाउडर है, फिर गंधक है। ठीक, ये यहाँ नहीं, यहाँ रहेगा पाउडर। ठीक, और डीडीटी का, डीडीटी पाउडर का। तो जल शुद्धिकरण के लिए अभी अभी हमने इससे पहले ही देखा, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में सुना। तो जल के शुद्धिकरण में हम पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। अब आपको बताना है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका एक नाम अभी जस्ट अभी हमने चर्चा किया, क्या है? जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर की जाती है। यानी कि आप जो जल की अस्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सोडा का, नमक का, चूना का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं सोडा का। जो करता क्या है? तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट को कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट में परिवर्तित कर देता है। ठीक, साथ ही साथ आप चूने का भी प्रयोग सुने थे। तो चूना क्या करता है? चूना कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को के अनुगुल को कार्बोनेट में बदल देता है, जिससे जो उसका जो अशुद्धियां हैं वो तली में बैठ जाती हैं और शुद्ध जल की हमें प्राप्ति होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, डीपीटी। डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाव हेतु लगाया जाता है? साथ ही साथ आप मुझे डीपीटी का फुल फॉर्म भी बताएंगे। आपने अगर वो डिजीज वाली क्लास नहीं ली होगी तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। अगर आपने क्लास ली होगी तो आप अभी फटाक से कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। ठीक, तो डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाव हेतु लगाया जाता है? पोलियो से, खसरा से, टाइफाइड एवं टिटनेस से, उपरोक्त सभी से। तो ये जो डीपीटी का टीका है ये इन सभी रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, एटीएस या फिर टिटबैग, एटीएस या फिर टिटबैग का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगता है? वैसे यहाँ पर टिटबैग दे दिया गया है तो आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन
ये जो एटीएस है इसका फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है। क्या है? इंट्राथेकल, नोट डाउन कीजिएगा, हॉर्स एंटी टिटनेस। एंटी टिटनेस यहाँ पर आप लोग एंटी टिटनेस सीरम, ठीक, इसे नोट डाउन कीजिएगा। इंट्राथेकल हॉर्स एंटी टिटनेस सीरम, ठीक, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है, कहने का मतलब ये है कि आप इसे टिटनेस के बचाव के लिए लगाते हैं, एटीएस का टीका, ठीक। एटीएस का टीका टिटनेस के बचाव के लिए लगता है। अगर अदरवाइज आपसे टिडवैक पूछा गया तो आप आसानी से बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं कहाँ पर? मिट्टी में, गोबर में, जंग लगे लोहे पर, या फिर इनमें से सभी। तो ये जो टिटनेस के जीवाणु होते हैं ये आपको सभी पर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हम सिर्फ यही कहते हैं कि जंग लगे लोहे पर ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी आप देखिए, अगर सड़क वगैरह पर गिर जाते हैं और चोटें आपको लग जाती हैं, जैसे मिट्टी कंकड़ वगैरह ये सब लग गए हैं, तो डॉक्टर आपको टिटवैग लगाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है लोहे से ही आपको चोट लगी हो तभी। इसके जो जीवाणु हैं, टिटनेस के जो जीवाणु हैं, वो मिट्टी में, गोबर में, इन सब में भी पाए जाते हैं। तो आपका उपरोक्त यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खसरा रोग के मुख्य लक्षण हैं। ये जो खसरा रोग होता है इसका मुख्य लक्षण क्या है? गले और नाक से स्राव उत्पन्न होना। अगला है सिर दर्द व बुखार होना, माथे एवं मुंह पर दाने निकलना जो शरीर पर फैलते हैं, उपरोक्त सभी। तो ये जो खसरा रोग होता है ना, खसरा रोग के ये सारे के सारे लक्षण हैं। गले और नाक से स्राव होता है, सिर दर्द और बुखार भी रहता है, माथे और मुंह पर दाने निकल जाते हैं जो कि आपके शरीर पर भी फैल जाते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल का नाम है। जो आसवन विधि द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है उसका क्या नाम है? क्या उसे हम प्राकृतिक जल कहते हैं? क्या उसे हम मृदु जल कहते हैं? क्या हम उसे अशुद्ध जल कहते हैं? या फिर हम उसे कठोर जल कहते हैं? आसवन विधि, ये तो हम बता देंगे कि जो आसवन विधि से जल प्राप्त होता है उसको हम आसुत जल कहते हैं। लेकिन आप हमें ये बताइए कि जो आसवन विधि है ये जल शुद्धिकरण की कौन सी विधि है? यांत्रिक, भौतिक या फिर रासायनिक? इन तीनों विधियों में आपको बताना है कि कौन सी विधि है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है तो उसे कहते हैं एंडेमिक कहते हैं, इपिडेमिक कहते हैं, पैंडेमिक कहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो एक विशेष पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र में जो रोग होता है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं एंडेमिक, इपिडेमिक या फिर जो है पैंडेमिक। तो आप बताएंगे मुझे, उसे हम बोलते हैं जब एक ही किसी एक विशेष क्षेत्र में होता है तो उसे हम एंडेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम एंडेमिक बोलते हैं। और ये जो घेंघा रोग है, घेंघा रोग एंडेमिक का सबसे अच्छा उदाहरण है जो कि पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों में देखा जाता है। साथ ही साथ ये जो घेंघा रोग है ये आपको स्त्रियों में अधिक देखने को मिलता है पुरुषों की अपेक्षा। इसी घेंघा रोग में हमने एक नाम सुना था, क्रिटिनिज्म। जरा मुझे बताइएगा कि ये क्रिटिनिज्म में बच्चे को कैसे पहचान सकते हैं कि बच्चे को क्रिटिनिज्म है, ठीक। साथ ही साथ पैंडेमिक के किसी जैसे हमने बात किया एंडेमिक की, तो ये किसी एक विशेष क्षेत्र में फैला है। इपिडेमिक जो कई क्षेत्रों में फैला हो, पैंडेमिक जो पूरे विश्व में फैला हो। इसका एक उदाहरण जरा मुझे दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, आकार के आधार पर बैक्टीरिया को 4 भागों में विभाजित किया गया है, इसमें से एक नहीं है, दंडाणु नहीं है, गोल जीवाणु नहीं है,
स्पाइरोकेटस नहीं है या फिर आयताड़ नहीं है। तो आकार के आधार पर ये जो बैक्टीरिया हैं इनको हमने 4 भागों में विभक्त किया। दंडाणु, गोल जीवाणु, स्पाइरोकेटस, ये तीनों तो हैं लेकिन आयताणु नहीं है। इनके स्थान पर एक सर्पिलाणु होता है। क्या होता है? सर्पिलाणु होता है, जो कि बैक्टीरिया का प्रकार है। और ये जो ये आपका सर्पिलाणु है, ये क्या होता है? तो ये 4 प्रकार होते हैं बैक्टीरिया के। दंडाणु, गोलाणु यानी कि गोल जीवाणु, स्पाइरोकेटस, और ये क्या होता है स्पाइरोकेटस? आप इससे ऐसे समझिएगा, जो ये छल्लानुमा होते हैं ये होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, गीले कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का उपयोग किया जाता है? हमने कल की नहीं, आज से 2 दिन पहले जो हमने क्लास देखी थी उसमें हमने कचरे पर भी चर्चा किया था, जिसमें बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए जो डिब्बों का इस्तेमाल होता है हमने उस पर चर्चा किया था। तो आपको बताना है कि गीले कचरे के लिए आप किस रंग के कूड़ेदान का उपयोग करते हैं। नीले रंग के, हरे, पीले, लाल। तो आपको पता है कि गीले कचरे के लिए हम हमेशा हम हरे रंग के डिब्बे का इस्तेमाल करते हैं या कूड़ेदान का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताना है नीला, पीला और लाल, ये जो नीला, पीला और लाल डिब्बा है ये किस में उपयोग किया जाता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बायोडिग्रेडेबल फाइबर के अंतर्गत आता है। बायोडिग्रेडेबल ऐसे फाइबर होते हैं जो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, पेड़ पौधे हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि हमने बायोडिग्रेडेबल ऐसे फाइबर को बताया था जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा या पानी, जल, धूप, इन सब से ये नष्ट हो जाते हैं। तो वो हैं पेड़ पौधे। इसके अंतर्गत क्या आता है? पेड़ पौधे इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर के अंतर्गत रखा गया है वही जिनको हम रासायनिक विधियों द्वारा बनाते हैं, जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं किए जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर कहलाते हैं। इसमें पॉलीथीन, हेम, लिनन, हेम, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बात किया कि जो रासायनिक विधियों से तैयार किया जाता है, जैसे हमारा पॉलीथीन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, प्लास्टिक के बॉटल हो गए, कांच के बॉटल हो गए, तो इन सारे चीज़ों को हम नष्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो नष्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें बायोडिग्रेडेबल की, तो उसमें आते हैं जैसे ये आपका हेम्प हो गया, मनीला हो गया, कॉटन हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, तो ये बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक संवातन का साधन है। इनमें से प्राकृतिक संवातन क्या है? क्या वो चूसड़ है? क्या वो सामान्य विद्युत पंखे हैं, निर्वात पंखे हैं, या फिर वातानुकूलन संयंत्र है? तो हमने पढ़ा भी, परसों की क्लास में ही देखा था। चूसड़ क्या है? हमारा प्राकृतिक संवातन है। बाकी ये तीन के तीनों हमारे क्या हैं? कृत्रिम संवातन। हमने संवातन के साधन पढ़े थे, 2 पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने प्राकृतिक और दूसरा पढ़ा था हमने ये कृत्रिम साधन। तो प्राकृतिक में हमने चूसड़ देखा था, वायु क्रिया देखा था, और साथ ही साथ हमने जो संवहन की प्रक्रिया, विसरण, ये सारी चीजें हमने देखी थी। चूषण में जो कृत्रिम संवातन था उसमें हमने सामान्य विद्युत पंखे देखे, निर्वात पंखे देखे, वातानुकूलन संयंत्र देखा। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। अगला है आपका, वायु में प्रमुख भाग एक निष्क्रिय गैस का होता है। क्या है वो गैस? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ओजोन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो वायु का एक प्रमुख भाग जो कि निष्क्रिय गैस है, अब आपको बताना है वो इनमें से कौन सा है। तो
ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और ओजोन नहीं। ये है सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन। ज़रा एक बार मुझे इन दोनों का प्रतिशत कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि कितना-कितना गैस का परसेंटेज है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से संवातन की कृत्रिम विधि है या कृत्रिम साधन है? निर्वात पंखे, कूलर, वातानुकूलन या इनमें से सभी? तो हमने अभी अभी जिक्र किया कृत्रिम और प्राकृतिक संवातन के बारे में। तो कृत्रिम संवातन में ये जो आपका कूलर है, निर्वात पंखे हैं, वातानुकूलन है, जो सामान्य साधारण पंखे हैं, ये सारे के सारे आपके आते हैं किसमें? कृत्रिम साधन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कूड़े कचरे का विसर्जन किया जाता है। ये जो कूड़ा कचरा है, आप उसका विसर्जन कैसे कर सकते हैं? जलाकर कर सकते हैं, जल प्रवाह में डाल कर सकते हैं, खाद बनाकर, सभी प्रकार से। तो ये जो कूड़े कचरे का विसर्जन किया जाता है, हमने इस पर भी चर्चा किया था। तो आप इसे जलाकर कर सकते हैं, जल में प्रवाह करके कर सकते हैं, या फिर आप इसका खाद बनाकर उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी विधियां होती हैं कूड़े कचरे के विसर्जन की। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52, गोबर का सर्वोत्तम वैज्ञानिक उपयोग क्या है? ये जो गोबर है जिससे हम उपले बनाते हैं, इसका सर्वोत्तम विधि क्या है उपयोग का? क्या ये कंडे बनाने का है, कच्चे घर को लीपना है, गड्ढे में भर देना है या फिर बायोगैस बनाना है? तो ये अगर गांव में आप रहते हैं तो आपने देखा होगा कि जो ये गोबर होते हैं, इनसे कंडे बनाए जाते हैं, घर को लीपा जाता है, हम गड्ढे भी भरते हैं। लेकिन इसका जो वैज्ञानिक उपयोग है, सर्वोत्तम वैज्ञानिक उपयोग है, वो है बायोगैस बनाना। ठीक, क्या है? बायोगैस बनाना। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, एक प्राथमिक चिकित्सक को होना चाहिए कैसे? स्वस्थ एवं मजबूत हृदय वाला, चतुर एवं दक्ष होना चाहिए, अपने कार्य में वो दक्ष हो, आत्मविश्वासी होना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी? तो हमने अभी कल ही देखा था कि जो एक प्राथमिक चिकित्सक है, प्राथमिक चिकित्सक में ये सारे के सारे गुण होने चाहिए। वो स्वस्थ हो, मजबूत हृदय वाला होना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग, क्या मुझे ही ले लीजिए, अगर किसी को चोट लग जाती है तो उससे ज़्यादा खुद को दर्द होता है, मतलब उसका खून बह रहा है, घबराहट खुद को होती है। तो जो प्राथमिक चिकित्सक होना चाहिए वो मजबूत हृदय वाला होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, अपने कार्यों में दक्ष होना चाहिए कि उसे हमें किस तरह से फर्स्ट एड उसको देना है, हमें उसकी किस प्रकार से चिकित्सा करनी है। उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, उसे मृदुभाषी होना चाहिए, उसको स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ उसे जानकारी भी होनी चाहिए प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। यानी कि दक्ष होने का मतलब वही हो गया। तो ये तमाम विशेषताएं हमने देखी थी एक प्राथमिक चिकित्सक की। ठीक, तो ये हमने पूरा जो टॉपिक पढ़ रखा है अभी तक, हमने पूरी कोशिश की है कि हम हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को उठा पाएं और चीज़ों को आपको समझा पाएं। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपने जो नई चीज़ें मिली हैं उनको नोट डाउन ज़रूर किया होगा। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों तो लाइक कर दीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। हमने 53 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ज़रा एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो बस हम आज के लिए यही अपने 53 क्वेश्चन रखेंगे। कल की क्लास में अभी हमें हेल्थ साइंस ही चर्चा करनी है, तो शायद से इसी वीक हमारा हेल्थ साइंस समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मैंने जब हेल्थ साइंस की पहली क्लास स्टार्ट की थी, तभी मैंने आपसे बोला था कि आप जो है इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये जो आपको बताया जा रहा है, जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, ये हमारी अलग-अलग बुकों से मिलाकर आपको बताया जाता है। अगर आप कोई
बुक अलग से नहीं रखे हैं, मेरे पास भी नहीं है फ़िलहाल। मैं भी सिर्फ़ यही जो आपके 9th टू 12th की बुक है, आप उसी को देखिए, वहीं से ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन अच्छी खासी मात्रा में पूछे जाते हैं। अब देखिए हमने कितना टॉपिक कवर अप किया है, कितना? सिर्फ़ हमने स्वास्थ्य के बारे में समझा था, हमने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में समझा था, हमने संवातन पर चर्चा की, जल पर और प्राथमिक चिकित्सा पर। यही 5 टॉपिक हमने किया और हमने 50 प्लस क्वेश्चन निकाले। हालाँकि अभी क्वेश्चनों का भंडार है, अभी निकाला जाए तो 50 क्वेश्चन और निकल सकते हैं इसी में से। तो हम करते रहेंगे, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे, इसी में से क्वेश्चन हमारा चलता रहेगा। तो जो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो वो टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाकर जॉइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।